नमस्कार साथियों, आप सभी को स्ट्रैटसन क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों चलिए, तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री एनसीईआरटी हमारा नोट्स होगा। यह हमारा चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर 2 का नाम है आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। तो आइए जानते हैं कि इसमें प्रारंभिक चीज़ों को क्या देखेंगे। तो आरंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक था। आखेटक खाद्य संग्राहक था। आखेटक का मतलब होता है वो शिकार करता था। क्या करता था? शिकार करता था, ठीक है। और खाद्य संग्रह मतलब भोजन को इकट्ठा करता था। वे भारतीय उपमहाद्वीपों के लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व रहा करते थे। पहला पॉइंट आपने क्या देखा कि आरंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक था और वे भारतीय उपमहाद्वीपों के लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व जो है रहा करता था। खास संग्राहक का तात्पर्य है कि वो भोजन के लिए शिकार करता था और कंदमूल तथा फल को क्या करता था? इकट्ठा करता था। आरंभिक मानव किसी खानाबदोश की तरह रहता था। खानाबदोश मतलब इधर उधर घूमते रहता था वो खाना के लिए। अब खानाबदोश के जीवन के कारण को देखते हैं, आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। तो आखेटक खास संग्राहक समुदाय के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। इसका पहला कारण था मानव एक ही स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहता है तो आसपास के पौधे और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में वह इधर उधर घूमते थे। दूसरा कारण है जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण के मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह दूसरे जगह जाते थे और इसलिए इन जानवरों को शिकार करने के लिए वे लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। मतलब है क्या कि मतलब कोई जानवर शिकार करने के लिए या फिर हिरण के शिकार करने के लिए मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए अगर जाता है एक दूसरे जगह, तो इसलिए जानवरों को भी वो पीछा जानवरों का शिकार करने के लिए भी ये लोग भी क्या करते हैं, उस जानवर के पीछे भी दूसरे जगह चले जाते थे। तीसरा कारण था उनके आसपास के तालाब नदी झील का पानी जो है सूख जाने के कारण ये लोग क्या करते थे कि पानी के तलाश में भी इधर उधर जानते थे। मतलब मुख्य रूप से आप जानेंगे तो भोजन के तलाश में उन्होंने दूसरा जगह जाया, फिर किसी जानवर की शिकार के लिए दूसरी जगह गया, फिर पानी के लिए भी दूसरी जगह गया। इन तीन कारण मुख्य रूप से है, पहले भोजन की तलाश में, शिकार के तलाश में और पानी की तलाश में। अब जानते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो हमें पुरातत्वविदों से हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातत्वविदों मतलब जो खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिलती है, तो खुदाई के दौरान जो पुरातत्व हमें कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण का उपयोग आखेटक आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। मतलब शिकार और खाद्य इकट्ठा करने वाले क्या करते थे। प्राचीन काल में आदि मानव अपने हर एक कार्यों के लिए पत्थर की वस्तु का उपयोग करता था। प्राचीन काल में आदि मानव हर अपने कार्य के लिए किसका उपयोग करता था? पत्थर की वस्तु का उपयोग करता था। अब देखिए, पत्थरों का उपयोग के आधार पर पुरातत्वों ने आदि मानव काल को 3 खंडों में बांटा है। एक पुरापाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नवपाषाण काल। अब है क्या, पहले जानते हैं पुरापाषाण काल। तब पुरापाषाण काल जो है दो शब्द से मिलकर रहा है, पुरा और पाषाण। पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पुरापाषाण काल के टाइम पीरियड की बात करें किसे कहा जाएगा, तो है क्या कि 20 लाख से 12,000 साल पहले के काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है। फिर इस काल में जो है 3 भागों में विभाजित किया था, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब है क्या, कुछ महत्वपूर्ण पुरापाषाणकालीन स्थल की बात करते हैं। पहली बात करते हैं कुरनूल गुफा की। तो कुरनूल जो गुफा है वो कहाँ है साहब? आंध्र प्रदेश में, ये आपसे पूछ लिए जाएंगे। दूसरा है हुसिंगी, कहाँ है? तो कर्नाटक में है। भीमबेटका गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ये 3 सवाल हो गया। अब बात करते हैं, हमने आपको बताया भीमबेटका गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश किस नदी किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। फिर भीमबेटका गुफा की जो है आदि मानव का सबसे अच्छा आवास स्थल था। भीमबेटका गुफा क्या था? आदि मानव का सबसे अच्छा आवास स्थल था। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ इन्हें बारिश, धूप और हवाओं से बचने में राहत मिलती है। जाहिर सी बात है, जो गुफा होगा उस गुफा में रहेंगे तो बारिश से बच जाएंगे, हवा से बच जाएंगे, धूप वगैरह से बच जाएंगे। आइए आगे देखते हैं, है क्या कि शैल चित्र है या रॉकेट पेंटिंग, ये बात क्या है। तो है क्या दोस्तों कि पाषाण युग में लोग अच्छे कलाकार भी थे, मतलब आर्टिस्ट एक तरह के।
इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो है भीमबेटका गुफा। गुफाओं के दीवार जो थे उन पर शैल चित्र बने थे, मतलब उन्होंने कुछ कलाकारी किया था। यहाँ के अधिकतर चित्रों में जानवरों और उनका शिकार करते लोगों को चित्रित किया गया था। ठीक है, मतलब जानवर और शिकार करते चित्रों का चित्रित किया गया था। अगर आपके पास क्लास 6 की किताब होगी तो ये आपको जानवर और जानवर का इंसान जो है कैसे शिकार कर रहा है इसका पेंटिंग जो आपको दिख जाएगी। अब है क्या मध्य पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड बात करें तो है क्या कि 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी के समय को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने के लिए मिलते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में क्या होता है, अनेकों बदलाव आता है। और इस काल में पाषाण के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, मतलब पाषाण काल के जो औजार थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, छोटे थे। इसलिए इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। मतलब मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहा जाता है, इसे नोट डाउन करेंगे। फिर इस काल में औजारों की विशेषताएं से एक है कि अब औजारों को पकड़ने के लिए उसमें लकड़ियाँ तथा हड्डियों के मुट्ठे लगे होते थे, मतलब औजार को पकड़ने के लिए मुट्ठे टाइप के लगाए गए होते थे। अब देखते हैं पर्यावरण बदलाव आप लोगों को क्या हुआ। दोस्तों है क्या कि लगभग 12,000 साल पहले मध्य पाषाण 12,000 साल पहले यानी दुनिया के जलवायु में क्या हुआ, बदलाव आया, बदलाए आए, गर्मी बढ़ने लगी। फिर इसके परिणाम फलस्वरूप कई क्षेत्रों में घास के मैदान जो है बनने लगे। अब इससे क्या हुआ कि अनेकों तरह की चीज़ें को देखने के लिए मिला। तो इसके परिणाम फलस्वरूप क्या हुआ दोस्तों कि मैदान घास के मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा और भेड़, बकरी और गाय जानवर जैसे संख्या में क्या होगी, बढ़ गई। मतलब इन सभी जानवरों संख्या आप एक समझ सकते हैं। मानव अपना शिकार अर्थात भोजन की उपलब्धता को आसानी से मिलने लगी, मतलब मानव को भोजन भी आसानी से मिलने लगा, जिससे मनुष्यों की संख्या में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। मतलब मानव को भोजन मिलेगा तो वो ज़्यादा जिंदा रहेगा और ऐसे में उसकी संख्या बढ़नी जो है लाजमी है। यह वही समय था जब आज के ज़माने में कई स्तनधारियों का विकास हुआ। साथ ही में इसी काल में लोगों ने अनाज के इस्तेमाल करना भी शुरू किया। तो किस काल में लोगों ने अनाज का इस्तेमाल शुरू किया दोस्तों, तो आपका है क्या, मध्य पाषाण काल में। अब है नवपाषाण काल की बात करते हैं। तो पाषाण युग के आखिरी चरण को नवपाषाण युग कहते हैं। पाषाण युग के आखिरी चरण का बोलते हैं नवपाषाण युग कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 10,000 वर्ष तक से अब तक है। इसी चरण में आदमी ने खेती करना शुरू किया था। नवपाषाण युग में औजार बहुत छोटे आकार के थे और अत्यंत ही शीघ्र थे। पत्थर के बेहतर ढंग से तराशे जाने लगा और कुछ औजारों को हैंडल भी लगाए थे, मतलब हैंडल टाइप का लगा दिया गया था और लगे, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, हाशिया, तीर इत्यादि थे। ये सारे औजार थे। अब बात करते हैं दोस्तों, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, लेकिन पहिए की सटीक डिजाइन बनाने के लिए इंसान को सैकड़ों वर्ष लग गए। पहिए ने आदमी के जीवन को बहुत आसान कर दिया। गाड़ी बनाए जाने लगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा आसान हो गई और पहिए या चौक के इस्तेमाल से बर्तन बनाने में भी क्या आई, तेजी आई। अब बात करते हैं नवपाषाण काल के पुरास्थल। पहला है ऊर्ध्वम और उसकी गुफा कला की बात करते हैं। तो बोरझोम में क्या हुआ, गर्तवास का एक प्रमाण मिला है, यानी गर्तवास मतलब गड्ढे के घर मिले हैं और कुत्ते के माली के साथ साथ दफनाया गया है। बोरझोम से परिणाम मिला है। फिर आपका ये जो ये एक और बात, बोरझोम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। क्रिया से हड्डी के औजार और सुई के भी साक्ष्य मिले हैं, सिलवट्टा का भी साक्ष्य मिला है और कृषि और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। अब आगे जानते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में है। यहाँ प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं के 3 और जौ के 2 किस्मों की खेती के साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिला है। ईंटों का आयताकार मकान के भी साक्ष्य मिले हैं। चिराद की बात करते हैं। चिराद जो है बिहार के छपरा जिला में है। ये नवपाषाणकालीन एकमात्र स्थल है जहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण या औजार मिले हैं। प्रायः ये हिरणों के सींगों से निर्मित है। अब उद्योग स्थल की बात करते हैं। कुछ स्थानों पर औजार बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में पत्थर मिलते थे, जिनका इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता था और ऐसे ही स्थानों को उद्योग स्थल कहते हैं। एक नोट बात याद रखेंगे कि कुछ लोग जो है उद्योग स्थल पर ही घर बनाकर रहते थे और ऐसे स्थल को आवास स्थल कहा जाता था।
अब पत्थर में औजार बनाने का निर्माण। तो यह इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि पाषाण के जो औजार बनने की दो विधियां थी। एक था पत्थर से पत्थर को काट कर, मतलब पत्थर से काट कर दूसरा औजार बना दिया। फिर दबाव सल्क तकनीक द्वारा, मतलब दबाव के द्वारा आपका पत्थरों को डिजाइन दे दिया दबाव देकर। आग की खोज। आग की खोज मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति था। इसे मानव को अद्भुत ढंग से बदला गया। लोगों ने दो पत्थरों को आपस में रगड़कर क्या किया, आग जलाने के तरीका को सीख लिया। अब देखो दोस्तों, है क्या कि जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन के द्वारा चिंगारी निकलती है, और उस चिंगारी से क्या इन्होंने आग जलाना सीख लिया। हालांकि एक तरह साइंस का उपयोग किया। जंगल में आग लगने से जब जानवर जलकर गड्ढू होने लगे और मानव जब उसे खाया तो उससे उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा होगा, जिससे लोग मांस पकाकर खाना शुरू कर दिया। मतलब जंगलों में आग लगा और उसमें जो जानवर थे वो मारे गए होंगे और जो पक गए होंगे, उसके बाद लोगों ने उसको खाया होगा तो स्वादिष्ट लगा होगा, और ऐसे में लोगों ने सोचा कि पकाकर ही अब जानवर को खाएंगे। ठीक है, कुन्नुल की गुफा, ये कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। और ये राख के अवशेष यहाँ से मिले हैं। ये बात है ना, राख के अवशेष कहाँ से मिला है, तो कुन्नुल की गुफाओं से। और कहाँ दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश में। इसे पता चलता है कि गुफाओं में रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल करते थे। आग के अनेकों इस्तेमाल, जैसे आग जलाकर जंगल साफ करना, खाना पकाना। फिर है दोस्तों आग के इस्तेमाल से जानवरों को दूर रखना। कुछ कृषि अवशेष दोस्तों, मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। यहाँ से गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी के साक्ष्य मिला है। कोलीडवा जो है यूपी में है, और ये चावल, जानवर और की हड्डियाँ के टुकड़े अनेकों का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ यूपी में है, महागढ़ भी यूपी में है। यहाँ से चावल और मवेशी का साक्ष्य मिला है। आपका गुप्त कला ये कश्मीर में है, और यहाँ से गेहूँ दाल का साक्ष्य मिला है। पुरझोम कश्मीर में है, और यहाँ से गेहूँ, दलहन, कुत्ता, मवेशी, भेड़, बकरी के साक्ष्य मिला है। चिराद बिहार में है, ऐसे गेहूँ, हरे चने, जौ, बैल का साक्ष्य मिला है। हुल्लूर जो है यहाँ से जवार, बाजरा, मवेशी और जंगली सुअर का साक्ष्य मिला है। आपका है क्या, मैया पली से कला चना, जवार, बाजरा, मवेशी, भेड़ इत्यादि के साक्ष्य मिला है। अब दोस्तों खेती की शुरुआत और घसने की प्रक्रिया। तो खेती की शुरुआत मानव इतिहास सबसे क्रांतिकारी घटना माना जाता है, क्योंकि इसके बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इसी से क्या हुआ, बसने की प्रक्रिया शुरुआत हुआ। इसी कारण से ही आदि मानव खानाबदोश यानी कि इधर घूमने के जीवन को छोड़कर यह स्थायी जीवन जीने, मतलब जब खेती करने लगे तो उधर उधर वो भोजन के लिए घूमने नहीं लगे, बल्कि एक जगह ही रहकर अपना सारा चीज़ को जीवन यापन करने लगे। इतिहासकारों का मानना है कि खेती गुफाओं ने महिलाओं में होगी। खेती की शुरुआत जो है किसने किया होगा, महिलाओं ने की होगी, क्योंकि उनका कार्य कंद मूल और बीज को इकट्ठा करना था। किनका, महिलाओं का। अब है मेहरगढ़ के जीवन। मेहरगढ़ बोलन दरे के पास में स्थित है। मेहरगढ़ पहले तो एक बात जानिए कि पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में कहाँ है, तो बोलन दरे के पास में स्थित है। तो ये हरा भरा एक समतल क्षेत्र है। इसमें पुरास्थल मकान, बर्तन, जानवर, हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ का आकार आयताकार होता था और इन्हें पत्थर के सिलियों से बनाया जाता था। एक घर में अक्सर 4 कमरे होते थे। कितने होते थे, 4, जिसमें से एक का इस्तेमाल समतो अनाज को भंडार के लिए, मतलब 4 को कमरा था, और उस 4 कमरे में दोस्तों एक में क्या करते थे, वो लोग अनाज का भंडारण करते थे। यह वह स्थान था जहाँ स्त्री और पुरुष यहाँ इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना जो है सीखा था। अब तो कब्र की बात करते हैं। कब्रों से पता चलता है कि मृतकों का अंतिम संस्कार भी किया जाता था। अब कब्र क्यों बनते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो कब्रों से पता चलता है कि मृतकों का क्या होता था, अंतिम संस्कार होता था। एक कब्र में आदमी के कंकाल के साथ साथ बकरियों के कंकाल भी दफनाए गए थे। इससे पता चलता है कि लोग यह विश्वास रखते थे कि मरने के बाद भी जीवन होगा। वो सोचते थे कि मतलब किसी जानवर के साथ दफनाया जाएगा, या मेरे साथ लोहा कर लेकर दफनाया जाएगा, या मेरे साथ सोना लेकर दफनाया जाएगा, तो हमारी आगे वाली जो जन्म होगी बहुत ही अच्छी होगी। साथ ही लोगों ने यह भी लगता रहा होगा कि मरने के बाद आपका भौतिक सुधारों की ज़रूरत होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगली नोट्स आपका चैप्टर 3 का बहुत ही जल्द ही अपलोड कर दिया जाए। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर 3 के साथ।